हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ बाय ऋचा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और इस वीडियो में बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे वो 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर शेयर करेंगे। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उनका जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि इसका आंसर क्यों ये हुआ, और सभी ऑप्शन को प्रॉपर समझते हुए चलने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ होने वाली है। तो ये फर्स्ट वीडियो है हमारे इस 2021 के पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें क्या कहता है, द एब्रीवेशन, यहाँ पर एक एब्रीवेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? NMSHE in the context of climate action plan of government of India stands for। तो NMSHE जो है उसका फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है, किसके रिस्पेक्ट में? क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्लाइमेट एक्शन प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक प्लान है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, 2008 में लॉन्च किया था। और ये 8 चीज़ें हैं, 8 गोल कह सकते हैं जो कि वो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। वो कौन कौन से हैं, ये सभी नामों को आपको ध्यान में रखना है, इनको याद कर लेना है। ठीक है, देखिए आप देखेंगे कि तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें तो हैं जो आपके समझने वाली हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद भी करनी है। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मेमोरी के साथ साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मेमोरी का ध्यान में रखना है। नहीं, तो यहाँ पे क्या है, नेशनल सोलर मिशन इज द फर्स्ट, नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटाट। तो देखिए एनएम से तो ध्यान में रखना है कि नेशनल मिशन तो होगा ही होगा। तो एक हो गया सोलर, दूसरा हो गया एनर्जी से रिलेटेड जो कि एनहांस करना है, एनर्जी की बात को कर रहा है। फिर सस्टेनेबल हैबिटाट की बात कर रहा है। हैबिटाट मतलब वही, जैसे कि अगर जो भी रहने का प्लेस हो गया, ठीक है, जैसे जानवरों के लिए क्या हो गया हैबिटाट, उनका जंगल, तो उन हैबिटाट की बात करना। नेशनल वाटर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ठीक है, यही है आपके क्वेश्चन में। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये 8 गोल आपको ध्यान में रखने हैं। और यहाँ पे NMSHE का फुल फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पे बोलता कि नेशनल मिशन फॉर सोलर हाइड्रो एनर्जी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। तो यस, यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। वर्ड भी ध्यान में रखना है, मतलब इस 8 चीज़ हैं, ये 8 जो मिशन है इनको याद कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेम टॉपिक से ही है, नेशनल मिशन से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे पूछता है कि हाउ मेनी मिशन आर देयर अंडर द क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितने मिशन थे, तो बस उसके नंबर पूछा है। तो नंबर तो 8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें तो MDG, ठीक है, MDG हो गया, SDG हो गया, तो इस तरह से इनके भी अपने अपने गोल हैं। इनके भी नंबर पूछ लेता है, कौन से नंबर पे कौन सा गोल है, वो चीज़ें याद होनी चाहिए। ये चीज़ें स्टैटिक पोर्शन है, समझ लीजिए, इसको याद ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका आंसर ये मैंने ये प्रोवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि 8 नेशनल मिशन कौन कौन से हैं, वो आप याद कर सकते हैं यहाँ से। तो इसका आंसर 2 वाला हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या कहता है, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोलर पावर। कहता कि इनमें से कौन सी ऐसी एनर्जी है जो कि सोलर पावर से रिलेट नहीं करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि सोलर पावर, तो आपने तो अभी तक यही पढ़ा था कि जो सोलर पैनल लगा होता है उसी को सोलर एनर्जी कहते हैं, वही होता है। ठीक है, बट नहीं, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो हो गया डायरेक्ट सोलर एनर्जी और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट सोलर एनर्जी। ठीक है, तो जो डायरेक्ट सोलर एनर्जी है वो क्या होती है, इट कैन बी यूज टू हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दी सोलर सेल। जहाँ पे हम सोलर सेल का यूज करके काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी हो गई।
ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि दो तरीके से है, एक तो हो गया डायरेक्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जहां पर हम सोलर सेल का यूज कर रहे होंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब ये इनडायरेक्ट में क्या है, तो इनडायरेक्ट सोलर एनर्जी वो एनर्जी है जहां पर सोलर के साथ साथ हम और भी चीजों का यूज कर रहे हैं, यानी कि सूर्य ऊर्जा जो है उसको भी ले रहे हैं और साथ में कुछ और भी कंज्यूम कर रहे हैं, तब जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हो गई इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे विंड, टाइड्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन दी सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। विंड जैसे जो पवन चक्की हो गई वो विंड हो गया। टाइड्स देखें तो जो ज्वार भाटा आते हैं ना समुद्र में, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो भी कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा से रिलेट कर रहा है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक वो भी आपका सोलर एनर्जी से इनडायरेक्टली रिलेट करता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है टिडाल पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर और कोल। तो टिडाल वही है जो टाइड्स के बारे में अभी आपको बताया। विंड पावर जो पवन चक्की जहां जो होती है, ठीक है, विंड पावर हो गई। और हाइड्रो पावर वो भी आपकी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, यानी कि ये सभी कैसे हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ में सोलर यूज हो रहा है। बट कोल में क्या है कि हम इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसी भी तरीके से सोलर का यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला जो कि आपकी कोल है। थर्ड इज द आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये इसको ध्यान से समझते हैं क्या है क्वेश्चन में। कहता क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू दी कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब समझते हैं कि किसी चीज को मिला करके कुछ बनाया जाए, तो जो चीज मिलाई जा रही है उसका कॉम्पोजिशन, ठीक है, इंग्रेडिएंट कह सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोजिशन परसेंटेज is a typical find continual aerosol, identify the correct sequence in decreasing order। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये इरोजल क्या होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअल इरोजल अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक आपका आता है पॉल्यूटेंट्स से। जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वाली क्लास है, जो थ्योरी वाली क्लास है, उसमें आप देखे होंगे कि मैंने सभी चीज़ों को प्रॉपर एक लेक्चर वाइज क्लासीफाई कर रखा है, जहाँ पर मैंने पहले बेसिक्स बताया, उसके बाद फिर मैंने पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताया, प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, फिर एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या है, इससे रिलेटेड सेपरेट लेक्चर है वहाँ पर। ठीक है, अगर आपने अभी भी थ्योरी वाली क्लास नहीं पढ़ी है तो आप उसे भी देख लें, तभी आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो पाएगी। क्योंकि क्वेश्चन करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन वाली क्लास देख रहे हैं तो आप थ्योरी वाली क्लास मिस कर दें। नहीं, आपको थ्योरी भी देखना है और साथ ही साथ क्वेश्चन वाली क्लास भी देखते जाना है, तभी आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होगी। ठीक है, जब आप चीज़ों को स्किप नहीं करेंगे तभी एग्जाम में आप क्वेश्चन मार्क कर पाएंगे। अब मैं बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक आपका आता है वो पॉल्यूटेंट से आता है, जो एयर पॉल्यूशन है वहां से आता है टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पे कहता कि जो कंटिन्यूअल इरोजल है वो कैसे बनता है। कंटिन्यूअल इरोजल इज ओरिजिन कहाँ से होता है, ओवर अ कॉन्टिनेंट विद इंडस्ट्रियल, अर्बन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट वाले सोर्स से ये कंटिन्यूअल इरोजल आता है। ठीक है, विद पोटेंशियल ऑफ हाई कंटिंजेंस हाइड्रोस्कोपिक इरोजल होते हैं यहाँ पर। यानी कि अब क्या हुआ कि जो इरोजल है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस इमेज में मैंने ये बताया हुआ है कि ये इरोजल है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आता है, तो जिस सोर्स से आता है, जहां से ये निकल रहा है, लेट्स सपोज कि ये जो गाड़ी से निकलने वाले धुएं हैं, कचरा है, वहां से, इंडस्ट्री से, हाउस होल्ड से, जहां से भी ये निकल रहा है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का जो प्रेजेंस है, किसी एक पर्टिकुलर टाइप का कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। ठीक है, कहीं पे कम होगा। तो ये इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोलता है कि हमें उस ऑर्डर में लगाना है जहां पे सीक्वेंस वो होगा जहां पे सबसे ज्यादा किसी अमाउंट में इरोजल में पानी वाली चीज जो सबसे ज्यादा होगी उसको पहले लिखना है, और फिर वो चीजों को लिखना है जो कम जिसमें मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से निकलते हैं, इसलिए इसमें कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो अब बात आती है कि इसमें क्या होता है, तो सल्फेट है,
तो सल्फेट कैसे होता है कि सल्फेट वाला जो इरोजल है वो कहाँ से निकलता है, ये ज्वालामुखी से निकलता है, ठीक है। सल्फेट आर फॉर्म व्हेन वॉल्केनोज ब्लास्ट, जब वॉल्केनो ब्लास्ट होते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है तो बहुत ही मासिव अमाउंट में ऐश निकलती है और वहां से सल्फेट निकलता है, ठीक है। तो यानी कि सल्फेट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में इरोजल होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन इरोजल। जो ऑर्गेनिक कार्बन इरोजल है वो कार्बोनेसियस इरोजल होता है, दैट इंक्लूड दी कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर कार्बन कंपाउंड का प्रेजेंस होती है और सल्फेट के बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें इरोजल होता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में आता है अमोनियम इरोजल, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इमिट होने वाला इरोजल है वो है अमोनियम इरोजल। अमोनियम इरोजल कहाँ से निकलता है, जो कि कंबस्शन से निकलता है, अमोनिया के कंबस्शन से। और ये ज्यादातर व्हीकल एग्जॉस्ट से निकलने वाला जो कचरा है वो आपका अमोनियम एरोजल होता है। यानी कि सल्फेट वाले इरोजल सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी से निकलते हैं, फिर आता है ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड और फिर आता है अमोनियम इरोजल, ठीक है। एंड थर्ड लास्ट में आता है एलिमेंटल कार्बन, जो कि द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक इरोजल होता है, जो कि फॉसिल फ्यूल के कंबशन से निकलता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सल्फेट वाला सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकलता है, फिर अमोनियम वाले जो कि व्हीकल के एग्जॉस्ट होने से जो इमिट होता है वो वाले इरोजल आपके अमोनियम इरोजल होते हैं। एंड लास्ट में आता है एलिमेंटल कार्बन, जो कि फॉसिल फ्यूल से निकलता है। तो कॉम्बिनेशन में देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आता है, फिर आता है सी, यहाँ पे बी दिया हुआ है, एंड देन बी और डी। तो ए सी बी डी जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है, सो फर्स्ट इज द आंसर, ठीक है। अगर आप देखें कि आप मेथड को, जो थ्योरी है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आंसर जो है वो फर्स्ट वाला होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें बोलता कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड इज characterized by progressive occurrence of multi casualty। कहता इनमें से कौन सा ऐसा नेचुरल हैजार्ड है जो कि प्रोग्रेसिव रूप में अकर होता है और मल्टी कैजुअलिटी होती है, यानी कि इंक्रीजिंग होता है। अगर बेसिकली मैं बात करूं तो जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा हो, वो बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नेचुरल हैजार्ड है जो कि प्रोग्रेसिव रूप में मल्टी कॉजुअलिटी होती है, अकर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक है, दूसरा है वॉल्केनिक इरप्शन, तीसरा है एपिडेमिक और चौथा है स्टॉर्म। तो अर्थक्वेक आप देखें तो वो कैसा होता है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अर्थक्वेक आता है, बिल्कुल उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे और उसी जगह पे जो भी काजुअलिटी होती है वो एट द सेम टाइम और सेम प्लेस पे सिर्फ होती है। उसके जस्ट एक पल बीत जाने के बाद, जो भी वो अर्थक्वेक का टाइम होता है उस टाइम के जस्ट बीत जाने के बाद कोई भी अदर से काजुअलिटी नहीं होती, वो वहीं पे अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो अर्थक्वेक है उसमें आप देखें तो सबसे ज्यादा दुर्घटना कब होती है, एट दैट टाइम, जिस टाइम पे अर्थक्वेक आया उसी टाइम पे होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि अर्थक्वेक आने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस टाइम पे आता है उसी समय मैक्सिमम दुर्घटना हो जाती है। चाहे अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल, और ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो उसकी भी, तो उसी टाइम पे होता है, उसके बाद सब शांत हो जाता है, बिल्कुल तूफान की तरह, ठीक है। तो अर्थक्वेक ऐसा है, और स्टॉर्म भी मतलब ऐसा ही हुआ कि जिस टाइम पे तूफान आया, स्टॉर्म यानी जिस टाइम पे तूफान आया उसी समय जो है वो मतलब जितनी भी काजुअलिटी होती है एट दैट टाइम होती है, ठीक है। तो वो चीज हो गया। अगर वॉल्केनिक इरप्शन की बात करें तो वो भी एक ऐसा है जो कि जिस समय ज्वालामुखी फट रहा होता है उसी समय मैक्सिमम जो है काजुअलिटी होती है। मतलब ये बात सच है कि जब वॉल्केनो जब फटता है तो क्या होता है, उसका जो लावा है वो कई सालों तक ठंडा होता रहता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है प्रोग्रेसिव रूप में काजुअलिटी होती है, बल्कि जिस टाइम पे फटता है उसी समय सबसे ज्यादा
जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट हैं वो निकलते हैं, फैल जाते हैं उसके आसपास। तो उस समय एग्जैक्टली होता है जब लावा, जो मैग्मा है जस्ट वो, जब वो फटता है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 में तो ये चीजें हैं, एंड थर्ड ऑप्शन में है एपिडेमिक। तो इसका आंसर यहाँ पे एपिडेमिक होगा। एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, एंडेमिक है, ये तीन चीजें हैं। इन तीनों चीजों को समझ लेते हैं कि जो एपिडेमिक है वो क्या होता है, एक रैपिड स्प्रेड ऑफ डिसीज होती है जो कि लार्ज नंबर ऑफ होस्ट इन अ गिवन पॉपुलेशन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे ये इंक्रीज करती जाती है, ये होता है एपिडेमिक। अब एपिडेमिक इज अ डिजीज दैट अफेक्ट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी, पॉपुलेशन और अ रीजन। अगर एपिडेमिक की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आता है स्मॉल पॉक्स, जो कि वो अगर हिंदी में देखें तो बहुत जगह उसको माता माई भी बोलते हैं। तो स्मॉल पॉक्स हो गया, मीजल हो गया, पोलियो हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं एपिडेमिक के। नेक्स्ट है पेंडेमिक। तो वो तो आपने देखा होगा कि पेंडेमिक किस तरीके से 2019 में स्टार्ट हुआ, कि 2019 के एंड से स्टार्ट हुआ और 2021 में किस तरह से कोविड जो है बढ़ा। तो जो पेंडेमिक होता है, इट इज एन एंडेमिक दैट स्प्रेड ओवर अ मल्टीपल कंट्रीज और द कंटिनेंट। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आता है HIV एड्स, 2019 में जो स्वाइन फ्लू आया था N1H1, ये सभी चीज़ें आपकी जो है पैंडमिक में आती हैं। नेक्स्ट है एंडेमिक। एंडेमिक इसमें क्या होता है, इज अ समथिंग दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पीपल और अ कंट्री, इसमें होता है एंडेमिक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने समझ ली। तो जो पेंडेमिक है या एंडेमिक है, आपने देखा होगा कि इसका ग्राफ किस तरह से जो है इंक्रीजिंग था। जहां पे शुरुआत हुआ था तब तो बहुत ही कम लोगों को था ये प्रॉब्लम, एंडेमिक हो या पेंडेमिक हो या एपिडेमिक हो, बट ये धीरे धीरे किस तरीके से बढ़ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनमें से पूछा है कि कौन सा ऐसा है जहां पे जो कि प्रोग्रेसिव रूप में हो और मल्टी कॉजलिटी हो, यानी कि एक ही नहीं उससे और भी चीजें लोगों को हो जा रही हैं। ठीक है, तो वो है आपका एपिडेमिक यहाँ पर आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, बोलता कि द टारगेट ईयर ऑफ अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। तो SDG का जो गोल ईयर है वो क्या है, तो उसका टाइम पीरियड आपको पता होगा 2016 से लेकर के 2030 तक का टाइम पीरियड रखा गया है SDG का। ये सब आप ध्यान रखिए कि SDG, MDG अगर ये सब अभी तक नहीं किया हुआ है तो SDG, MDG की सेपरेट क्लास है, जो भी मैंने समिट और प्रोटोकॉल्स की जो क्लास कराई है वहां पर प्रॉपर बताया हुआ है। पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड एक एक बात बताई गई है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप पहले उन वीडियो को, आप थ्योरी वाली क्लास को जाकर के देख लीजिए, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सभी क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, आप जरूर से थ्योरी वाली क्लास देखिए। तो यहाँ पर देखिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो इसका टाइम पीरियड 16 से 30 था। ये कब आया, इसको लॉन्च कब किया गया था, 2012 में बात की गई थी, जिसको Rio+20 भी कहते हैं। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है रियो रियो Rio+20, Rio+10, ये सभी मैंने थ्योरी वाली क्लास में बताया हुआ है। अगर आपने मिस किया है तो ये समझ लीजिए कि आपने काफ़ी जो है बेसिक चीज़ें मिस कर दी, और उनको मिस करेंगे तो फिर आगे बेस नहीं बन पाएगा और क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। तो बेस अपना स्ट्रांग रखिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप थ्योरी वाली क्लास स्किप कर दें, सिर्फ MCQ की क्लास कर लें तो हो जाएगा, नहीं, आपको थ्योरी भी करना है। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ आपको जो PYQ की क्लास है वो करना है। बस अगर आप इतना कर लेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर ले आएंगे। आपका अगर नेट टारगेट है तो नेट भी हो जाएगा, अगर आप JRF टारगेट करते हैं तो JRF भी हो जाएगा। ठीक है, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 17 गोल बताए गए थे। कौन कौन से गोल हैं वो आपको याद होने चाहिए, मैंने यहाँ पे बताया भी है, आपको दिखा दूंगी अभी। 169 टारगेट्स हैं यहाँ पे, और 232 इंडिकेटर, और 193 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि इसको अचीव करने का कौन सा ईयर है, तो टारगेट है 2030 तक इसको अचीव करना है। बस यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे मार्क कर देना है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या कहता है। टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज ऑफ ओजेन,
sea, marine resources is the aim of Sustainable Development Goal number। तो आप देखें कि अभी बताया था आपको कि 17 गोल जो है वो डिसाइड किए गए हैं, जिसका टारगेट ईयर है क्या, 2016 से लेकर के 2030 तक इसको अचीव करने का टारगेट है। 17 गोल है, हर गोल का अपना अपना एक देखें तो एक मतलब एक हेडिंग, एक नाम से उसको आइडेंटिफाई किया गया है और उसको एक नंबर दिया गया है। तो आपको उसी सीक्वेंस में याद रखना है। अब आप कैसे याद रखेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जिस सीक्वेंस में जिस कोई स्टोरी बनाना चाहें, आप स्टोरी बना लें या नेमोनिक्स बना लें या कुछ भी बना लें, लेकिन इसको आप याद रखें। और सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है कि बात यहाँ पे किस चीज़ से की गई है। अगर यहाँ पे बात फर्स्ट वाले में पावर्टी से की गई है तो पावर्टी से होगा, फिर हंगर वाला आपका गोल 2 में आएगा। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड बात कहाँ पर की गई है, गोल 3 में की गई। एजुकेशन 4 है, इक्वालिटी एजुकेशन, जहां पर यानी कि जो जेंडर है, जो जेंडर है यानी कि मेल फीमेल दोनों को इक्वल समान समझा गया है। ठीक है, उनको इक्वालिटी, समाज में इक्वालिटी प्रदान की गई, वो है आपका गोल नंबर 5। ठीक है, क्लीन वाटर से रिलेटेड बात करेंगे तो गोल नंबर 6 होगा। अब वाटर वाले दो हैं, एक तो क्लीन वाटर जो कि गोल नंबर 6 में आता है और एक गोल नंबर 14 में भी है, जहां पर बात पानी से ही रिलेटेड हो रही है, बट यहाँ पर क्या है, लाइफ बिलो वाटर बात हो रही है। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखिए कि जो जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं, यानी कि मरीन लाइफ की जहां पर हम बात करेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, लाइफ बिलो वाटर, गोल नंबर 14 होगा। लेकिन स्वच्छ पानी की बात करें, पानी पीने वाले पानी की अगर बात करेंगे तो गोल नंबर 6 होगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कहता है कि रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी है जो कि गोल 5 है, और इनइक्वालिटी जो कि गोल नंबर 10 है। दोनों में डिफरेंस है। जब जेंडर की बात आएगी तो गोल 5 होगा, और जहाँ पे गरीबी और अमीरी, यानी कि जो अगर आप देखें कि जो अमीर है और जो गरीब है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, इस तरह से रिलेटेड जब कोई सेंटेंस है तो वो आपका गोल नंबर 10 में आएगा कि इनइक्वालिटी जो है, जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है और जो गरीब है वो इतने गरीब है कि उनके पास खाने को भी खाना नहीं है, रोटी नहीं है। तो ये जो गैप है, ये गैप की अगर बात हो रही होगी तो वो गोल नंबर 10 की, इसका मतलब है, बात हो रही होगी। ठीक है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर की अगर बात हो रही है तो वो गोल नंबर 5 की बात हो रही है। इस चीज को भी ध्यान में रखिए। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे कि आपने चीजों को समझा हुआ है, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन मार्क कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि सस्टेनेबल यूज करना है किसको, ओसेन, सी और मरीन। अब अगर कोई सिर्फ रट के आएगा ना गोल, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मार्क कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे बात है उन लाइफ की बात हो रही है जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, ओसेन, सी, मरीन लाइफ की बात हो रही है। तो मरीन आपका कौन सा आएगा, यानी कि ये बात हो रही है लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर की बात हो रही है, जो कि आपका कौन सा है, गोल नंबर 14 है। ठीक है, तो ये आपने समझा यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्या बताना चाह रही हूँ कि अब जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी है तो वो आपका गोल नंबर 5 है। इनइक्वालिटी यानी कि गरीबी और अमीरी की बात है तो वो गोल नंबर 10 है। ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखिए। लाइफ ऑन लैंड तो ये हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन की बात होगी तो गोल नंबर 13 होगा। इस तरह से चीजें हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो थर्ड हो जाएगा, जो कि गोल नंबर 14 की बात कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इसमें बोलता, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 में कहता कि नॉइज पोल्यूशन हैज एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हियरिंग। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन, कहीं बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, किसी भी तरीके की आवाज हो सकती है, कोई भी तरीके का लाउड स्पीकर हो सकता है, यहाँ पे बहुत ही खराब इम्पैक्ट डालता है किस पे, हियरिंग पे। आप दूसरी पास पास बैठ के दो लोग बात कर रहे हैं, उनकी भी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी। ठीक है, तो हियरिंग एबिलिटी पे इम्पैक्ट डालता होगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल जो पर्सन का साइकोलॉजी है उसको भी डिस्टर्ब करता है। अगर कंटिन्यूसली नॉइस हो रहा है, बहुत ही नॉइस लाउड वॉल्यूम हो रहा है, तो सिर दर्द होने लग जाता है। फिर वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उससे प्रॉब्लम बढ़ती है, हियरिंग लॉस होता है, टिनीशियस होता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है।
इरिटेशन होती है, नर्वसनेस होती है, इंक्रीज स्ट्रेस हो जाता है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये सभी इफेक्ट्स हैं नॉइज पोल्यूशन के, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहता कि जो नॉइज पोल्यूशन है उससे स्लीप, जो हियरिंग एबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है और साइकोलॉजी को भी अफेक्ट करता है, ह्यूमन की साइकोलॉजी को भी। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं कहता। दूसरा यहाँ पे बोलता है स्टेटमेंट 2 में कि ह्यूमन परसेप्शन ऑफ नॉइज लेवल इज लीनियर। ह्यूमन का ऐसा मानना है कि नॉइज लेवल वो सिर्फ लीनियर ही एक्सपेक्ट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखें तो कभी कभी आप बहुत लाउड म्यूजिक भी सुनना पसंद करते हैं, आप डीजे वगैरह कभी कुछ जाते हैं देखते हैं तो वहां पर क्या है, बहुत ही लाउड भी सुनना पसंद करते हैं। कभी कभी आप नॉर्मल म्यूजिक भी सुनना पसंद करते हैं, पास बैठ करके बात कर रहे होंगे तो भी आपका एक अलग वॉल्यूम होगा, पब्लिक स्पीकिंग होगी तो आप हाई वॉल्यूम में यानी कि हाई नॉइस लेवल होगा वहां पर। तो इस तरीके से होता है, तो ये लीनियर तो नहीं होता, ये अप डाउन। अगर आप एक ही गाने को सुने तो भी आप देखेंगे उसका पिच किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज होता जाता है। तो ये लीनियर तो नहीं होता, ये क्या होता है, नॉइस का जो लेवल है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है, ये लीनियर नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज दी फॉल्स, जो कि आपका ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9th क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ये क्वेश्चन पूछता कि विच कंट्री इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर विंड एनर्जी पार्क ऑफ 30 गीगावाट। इनमें से कौन सा ऐसी कंट्री है जो कि 30 गीगावाट की सोलर विंड एनर्जी लॉन्च कर रही है। ऑप्शन में दिया है चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है इंडिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। पहले प्रोजेक्ट क्या है, किस बारे में बात कर रहा है, इसको समझ लेते हैं। ये कहता है इट इज द कॉम्बिनेशन है वो विंड एनर्जी का और सोलर एनर्जी के कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी बनाई जा रही है उस एनर्जी की बात कर रहा है। और यहाँ पर जो टारगेट रखा गया है वो है 30 गीगावाट का। तो ये कैसी एनर्जी है, का हाइब्रिड एनर्जी है। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया कि ये जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कॉम्बाइन की जाए तो उसे हाइब्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है और जो विंड एनर्जी है उन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी बनाई जा रही है वो आपकी एनर्जी है, जहाँ पे मैक्सिमम, जहाँ पे टारगेट कितना रखा गया है, 30 गीगावाट का टारगेट रखा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने फाउंडेशन रखी है स्टोन इज होम स्टेट गुजरात। ठीक है, उन्होंने गुजरात में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स दैट वुड बी द लार्जर देन एनी एग्जिस्टिंग प्लांट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट इन द वर्ल्ड। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ पे, गुजरात में कितना है, 30 गीगावाट, और ये लार्जेस्ट है इन दी वर्ल्ड। अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं उसमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने होम स्टेट में गुजरात में। ठीक है, द कंट्री एम टू बूस्ट, अब ये तो मैंने एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर लिख दी है कि कंट्री ने जो उसका एम है वो क्या रखा है, 175 गीगावाट है 2022 तक और 450 गीगावाट है 2030 तक, ये टारगेट रखा है। ये एक्स्ट्रा लाइन है बट मेन लाइन ये है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया, और लॉन्च किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। कौन स्टेट में हुआ है, गुजरात में। ये एक्स्ट्रा चीजें भी याद रखिए। ठीक है, सो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक नया टॉपिक यहाँ पे पूछा है गैस होल से रिलेटेड, कि गैस होल क्या है ये जानना चाहता है। गैस होल जो होता है ये कॉम्बिनेशन से बनता है, किसके कॉम्बिनेशन से, गैसोलीन प्लस एथेनॉल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, गैस होल बनता है। अगर गैसोलीन 9 पार्ट अगर गैसोलीन है और 1 पार्ट एथेनॉल है तो हम गैस होल बना सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि क्यों बनाते हैं गैस होल और इनका क्या यूज है। तो गैस होल बनता है 10% क्या होना चाहिए, एथेनॉल, और 90% गैसोलीन से बनता है। मैन्युफैक्चरर क्रिएट करते हैं एथेनॉल यूजिंग दी
डिस्टिलेशन प्रोसेस सिमिलर होना चाहिए, जहां पे मेथड होता है सेम मेथड जैसे कि ड्रिंकिंग अल्कोहल बनाई जाती है। ठीक है, इसका यूज करते हैं मॉडर्न एंड लाइट ड्यूटी व्हीकल ऑफ इंटरनल कंबस्शन 4 स्ट्रोक इंजन। जो गैस होल है उसका यूज करते हैं जो लाइट ड्यूटी व्हीकल है, यानी कि जो थोड़े हल्के, ट्रक को छोड़ के जो थोड़े हल्के व्हीकल हैं, जैसे छोटा हाथी हो गया, उनके वहां पर इसका यूज करते हैं। ये यूजफुल है डिक्रीज करने के लिए, कि मतलब जितना ज़्यादा अगर हम दूसरे देश के ऑयल पर हमारे डिपेंडेंसी को कम करता है। तो यूजफुल इन डिक्रीजिंग दी पॉपुलेशन ऑफ डिपेंड ऑन द फॉरेन ऑयल। गैस होल अगर हम बना लेते हैं तो उससे क्या होगा कि हम दूसरे जो भी मतलब अदर ऑयल है व्हीकल चलाने के लिए, हम उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाती है, हम गैस होल का यूज़ कर सकते हैं। आगे कहता कि गैस होल को अगर हम यूज करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके इमिशन को हम कम कर सकते हैं 30% तक। तो ये काफी मतलब ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि गैस होल है क्या, तो अ टाइप ऑफ केमिकल यूज फॉर केमिकल रेमिडिएशन ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर के रेमिडिएशन के लिए होता है? नहीं। एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द गैस लीकेज इन फैक्ट्री। क्या ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अगर जो गैस लीक हो रही है फैक्ट्री में तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए? नहीं। ये एक मिक्सचर है किसका? गैसोलीन और एथेनॉल का। अगर एथेनॉल 1 पार्ट है और 9 पार्ट गैसोलीन है तो क्या बन जाता है? गैस होल बन जाता है। ठीक है, ये बात ठीक कह रहा है। सो यहाँ पर ऑप्शन जो है थर्ड है। आपने देख लिया कि इसका यूज कहाँ पर करते हैं, लाइट ड्यूटी व्हीकल में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो थर्ड वाला हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 11th क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, व्हाट आर इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। देखिए अब यहाँ पर फोटोकेमिकल स्मॉग से ये क्वेश्चन है। अब फोटोकेमिकल स्मॉग मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो कि आपके पॉल्यूटेंट्स वाले जो टॉपिक है वहां पर मैंने इसको कराया हुआ है। ठीक है, ये ऐसा होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो पॉल्यूटेंट्स में मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट है जो प्राइमरी अवस्था में होते हैं, मतलब कि जिस पोजीशन में वो इमिट हुए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये निकलता है, तो वो उसी फॉर्म में अगर है तो वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो गया। बट क्या हुआ कि अगर ये सनलाइट और वाटर की प्रेजेंस में आकर के कुछ नए एलिमेंट बना लेते हैं तो वही आपके क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाते हैं। इसको प्रॉपर मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी वाली क्लास में समझाया हुआ है, काफी अच्छे अच्छे इमेजेस के साथ क्लियर किया हुआ है। अगर आपने नहीं वो क्लासेस करी हैं तो मैं फिर से कहती हूँ आप उन क्लासेस को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप उन्हें मिस कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कुछ चीजें बता पाऊंगी कि ये चीजें बताई हैं, वो चीजें बताई हैं, बट जब आप उनको खुद देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि काफी कुछ वहां पे कवर कराया हुआ है। तो ये है प्राइमरी और ये सेकेंडरी है। तो ऐसे सेकेंडरी बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि 1-2 के कॉम्बिनेशन से कुछ भी नया बन रहा है। ठीक है, तो उस तरह से सेकेंडरी हो जाएंगे। तो अब आगे बात आती है कि फोटोकेमिकल स्मॉग है वो क्या होते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग बेसिकली जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये कैसे, फोटो जब भी खींचते हैं तो आप देखें कि फ्लैश होता है, और फोटो का मतलब ही हो जाता है जहां पर लाइट जो निकलती है। अगर आप देखें कि फिजिक्स में फोटो मीन्स लाइट से रिलेट करता है ये। ठीक है, तो फोटो का मतलब हो गया लाइट, और फोटो केमिकल स्मॉग है तो कुछ केमिकल्स भी और होंगे, यानी कि सनलाइट तो होगी ही होगी। ठीक है, सनलाइट एक हो गया और कुछ केमिकल्स होंगे। वो कौन कौन से केमिकल हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और VOC। ठीक है, नाइट्रोजन यानी कि NH3 लिख सकती हूँ मैं, NH3 हो गया, और VOC की प्रेजेंस में जो है फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कैसा दिखने में होता है ये आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे कहता कि ये कैसे फॉर्म होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो आपने देखा सनलाइट होगा क्योंकि फोटो है। ठीक है, कुछ केमिकल भी होंगे। कौन कौन से केमिकल होंगे, एक तो बताया आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे। ठीक है, और क्या होगा, VOC होगा। तो B, C और E, B, C और E ऑप्शन फर्स्ट में है, सो फर्स्ट इज द आंसर।
आपने देखा कि किस तरीके से लॉजिकल पूरे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ध्यान से लॉजिक के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे तो हर एक टॉपिक को आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। आपको रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन समझना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है? और समझने के लिए आपको थ्योरी वाली क्लास ज़रूर देखनी होगी। अच्छा, एक बात और है कि आप लोग ना जब भी क्लासेस देखा करें तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं। जब भी मैं वीडियो बना रही होती हूँ, फाइल पीपीटी वगैरह बनाती हूँ, तो जब भी आपके कमेंट आते हैं तो मुझे उनको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं और बेटर कंटेंट आपके लिए बनाऊँ। जब भी आप में से जो भी कोई भी मेरी लेक्चर देखे, कोई भी वीडियो देखे, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वही मेरी मोटिवेशन का सोर्स है, ठीक है? स्टेटमेंट 1 है, इसमें क्या कहता है कि स्टेटमेंट 1 बोलता कि समर स्मॉग है जो कि प्राइमरली एसोसिएट होता है फोटोकेमिकल स्मॉग के फॉर्मेशन से ऑफ द ओजोन एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। तो ये बात ठीक है, जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो समर में ही बनता है, ठीक है? क्योंकि फोटो है, लाइट सनलाइट कहाँ पर होगी? समर में होगी और तभी ये बनेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट आगे कहता, दूसरा स्टेटमेंट बोलता कि ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन डिजास्टर इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ समर स्मॉग। जो लंदन है, मतलब जो कंट्री है, वहां पर समर स्मॉग की बात कर रहा है। तो देखिए, कुछ चीजें ना बहुत आपको हर एक चीज की थ्योरी नहीं मिलेगी, कहीं कहीं पे अपना लॉजिकल ब्रेन भी यूज करना होगा, ठीक है? देखिए, स्मॉग दो तरीके से है, एक तो हो गया कोल्ड वेदर में बनने वाला और दूसरा हो गया समर स्मॉग। तो समर स्मॉग का फॉर्मेशन तो अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन, बीओसी और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है? अब जब मैं बात कर रही हूँ, बोलता कि वहां पे लंदन में बात कर रहा है, यानी कि एक चीज तो आपको समझ में आती है कि देखिए इंडिया है, यहाँ पर कहीं से होकर के जाती है इक्वेटर की लाइन। तो एक चीज तो आपकी समझ में आती है कि सनलाइट कहाँ पर ज्यादा होगी? इक्वेटर के पास ज्यादा होगी, ठीक है? इक्वेटर जिस भी कंट्री से होकर जा रहा होगा उन सभी कंट्री में बहुत ज्यादा हीट होगी और वहां पे फोटोकेमिकल स्मॉग होंगे ज्यादा, ठीक है? एक कॉमन चीज है, क्योंकि सनलाइट का होना जरूरी है। अब अगर जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ते जाएं, चाहे नॉर्थ में या साउथ में, तो आप देखेंगे कि उधर की कंट्री ज्यादा ठंडी होती है। अगर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो ये भी बहुत, पूरा कॉन्टिनेंट ठंडा है, और इधर इधर वाले स्टेट जो कंट्रीज हैं उनकी मैं बात करूं तो ये भी काफी ठंडे एरिया है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि जो लंदन है ये भी उसी तरफ आ रहा है जहां पर ठंड होती है बहुत ज्यादा। तो ठंड है यानी कि वहां पे उतनी ज्यादा सनलाइट नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी तो फोटोकेमिकल स्मॉग वहां पर नहीं बनेंगे। स्मोक बन सकते हैं बट फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं बनेंगे, ठीक है? तो एक ये कॉमन सेंस है। अब आप चाहें तो इसके पीछे पूरी मैं थ्योरी में आपको लगा के यहाँ पे बता सकती हूँ, लेकिन वो उतना समझने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको ये क्लिक करना चाहिए कि जब क्वेश्चन नया आ रहा है, चीजें नहीं आ रही हैं, तो हमें किस तरह से उसको सोचना है, कौन सा लॉजिक लगाना है। आप कोई पूरी आप 10 किताबें पढ़ लेंगे ना, फिर भी आप सोचेंगे कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको थ्योरी से मिलेगा, तो ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं आपको अपने लॉजिकल ब्रेन का, कॉमन सेंस का यूज करना होगा। जैसे कि इंडिया का मैप हो गया, ये ध्यान में रखिए। वर्ल्ड मैप क्या है, ध्यान में रखिए। कौन सी कंट्री नॉर्थ जोन में आ रही है, कौन सी साउथ जोन में आ रही है, कहाँ पर ज्यादा धूप होती है। उस तरीके का थोड़ा थोड़ा लॉजिक आप अपने ब्रेन में मतलब यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो ज्यादा सही आप आंसर कर पाएंगे और क्वेश्चन को देख के आप घबराएंगे भी नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मॉग लंदन में नहीं होते हैं। सो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज फॉल्स। इसके पीछे मैं बहुत लॉजिक, एक बहुत बड़ा सा थ्योरी भी बता सकती हूँ, बट उतनी की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है थर्ड वाला आंसर ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन आता है, 13 क्वेश्चन है, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है। अब ये किसी से बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको नॉर्मली लगता है और आप थोड़ा सा टिक करोगे, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है। मे बी आपने याद भी किया हो, तो उस टाइम पे उन 3 आवर्स में वो चीज याद आए, वो भी एक बड़ी बात है, ठीक है? तो ये चीज है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने कुछ यहाँ पे डेज दिए हुए हैं जो कि सेलिब्रेट होते हैं डेज, और उनकी डेट दी हुई है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है और ये है, 2 स्लाइड है, दोनों आप ध्यान में रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके लगभग क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे।
तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे दिया हुआ है, ठीक है, सैनिटेशन डे, ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्स डे जो कि 23 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर पे काफ़ी बातें हो रही हैं, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है। इस तरह से है। बायोडाइवर्सिटी डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड कर होता है ये, तो ये 22 मई को होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, जो कुछ लगता है कि हाँ जैसे ये बर्थ डे पूछा जा सकता है, तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब अर्थ डे यहाँ पे पूछा है, तो अर्थ डे अभी आपको बताया कि 22 अप्रैल को होता है। ए का फोर, ए का फोर, दो जगह है। अब दूसरा है एनवायरमेंटल डे। एनवायरमेंट डे तो सभी को पता है कि 5 जून को मनाते हैं, सो सी को 2 से रिलेट कर देंगे। तो अब देखिए दो चीज़ें भी अगर आपको ध्यान में है तो वहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर यूएनओ डे। यूएनओ डे 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 14th क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल मैंने इसके एक क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ब्लू बेबी सिंड्रोम है जो कि इन्फेंट्स को होता है, छोटे बच्चों को एक बीमारी हो जाती है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से हो जाता है, नाइट्रेट की वजह से होता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज अ कॉज बाय डिक्रीज एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। जो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं और इस वजह से उनको ये बीमारी हो जाती है। द डिजीज कैन बी कॉज बाय इनटेक वाटर एंड वेजिटेबल हाई इन नाइट्रेट। बहुत ज़्यादा अगर नाइट्रेट होता है पानी में या फिर वेजिटेबल्स में तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। एक्सपोजर टू केमिकल कंटेनिंग नाइट्रेट कैन इवन बी हेरिडिटरी भी होता है, ठीक है। यहाँ इसमें होता क्या है कि लिप्स और स्किन जो है वो ब्लू कलर की होने लग जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एंड हेंस द कॉमन नेम इसको दे दिया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम्स डिसीज, इसका नाम रखा गया। तो ये क्यों होता है, जो नाइट्रेट है उसके कारण होता है, पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है और ये क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। इसमें क्या होता है, लिप्स और स्किन जो है धीरे धीरे ब्लू होने लगते हैं और बेसिकली ये किन में होता है, इन्फेंट्स में मेनली ये होता है। बस ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। हो गया, आप यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दी 15th क्वेश्चन है और ये अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड इज वुलनरेबल टू अर्थक्वेक। मतलब कि कौन सा, मतलब कितना पोर्शन, कितना परसेंटेज जो है लैंड का, इंडिया का, ज्यादा वहां पे अर्थक्वेक इजिली आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे पोर्शन है जो कि मैंने यहाँ पे मैप लगा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा डार्क है वहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होगा इधर, ठीक है, और इधर वाला कुछ एरिया है यहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो भी स्टैटिक है कि 57% जो है, जो जोन है वो ज़्यादा, जो जहाँ पर वुलनरेबल है कि अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये लगभग कितना हो गया, 57%, और जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये सभी वीडियो, ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको ये क्वेश्चंस, ये वीडियो, आप इनसे आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है, किसी भी लेवल पे अगर आपकी जो भी स्टडी है वो थोड़ी सी भी इम्प्रूव हो पा रही है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि क्या आपने वाकई में ये वीडियो देखा है या जस्ट ऐसे ही रैंडम आपने क्लिक करके छोड़ दिया है, ठीक है। अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपको जो भी चीज़ लगी हो, आपको समझ में आया हो तो भी, नहीं आया हो तो भी, जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि एक कमेंट ही एक ऐसा जरिया है जहाँ से मैं आपकी बात
समझ सकती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को मैं और आपके साथ उसको अटैच कर सकती हूँ, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं आपके लिए और कंटेंट ला सकती हूँ। तो कमेंट ज़रूर करें और आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं, आपका कमेंट ही मुझे एक सोर्स है जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं बेस्ट वे में अपने कंटेंट को और अच्छे से प्रोवाइड कर पाती हूँ। तो आप मुझसे यहाँ पे टेलीग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं और आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। और जैसा भी लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।